हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पहला लेक्चर है और बस इंट्रोडक्शन हो जाएगा और साथ के साथ में ये टॉपिक भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर चीज़ की डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम बात करें मिनरल्स, तो मिनरल्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हम इतने अपॉर्चुनेट कंट्रीज हैं जहाँ कुछ भी चीज़ ले लो, हर चीज़ की क्या मिलेगी आपको, डाइवर्सिटी मिलेगी। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं ऐसे, डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। आप देखो, यहाँ पे आपको हिमालय माउंटेन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे, इस वाले रीजन में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये अलग रीजन है। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं इधर वाले। तो अपनी जो है ना मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा, अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा, ये जो नीचे वाला जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जब ये हिमालय नहीं बने थे, जब इंडिया वाली प्लेट यहाँ पे यूरेशियन वाली प्लेट की तरफ आ रही थी, तो इस इंडिया वाली प्लेट में क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। और वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से यहाँ पे लावा फैल गया चारों तरफ। तो यहाँ पर मोस्टली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू में मोस्टली आपको मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया कैसा देश है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्यों अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से पाए जाते हैं। खासकर अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएंगे, जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती है। नॉर्दर्न प्लेन में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पता है पहले एक गड्ढा हुआ करता था और इस गड्ढे को किसने भर दिया, रिवर्स ने, लाने वाले सेडिमेंट्स ने भर दिया। बस एक जियो सिंक्लिनर डिप्रेशन हुआ करता था जिसमें सेडिमेंट्स आए, इधर से नॉर्दर्न रिवर्स, इधर से सदर्न रिवर्स, तो इसने इस एरिया को फिल कर दिया। तो मतलब ये वाला जो रीजन है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले मिनरल्स नहीं पाए जाते। हाँ, बट ये रीजन, इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है और यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है। बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले मिनरल नहीं पाए जाते। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं पाए जाते। हाँ, मगर कुछ मिनरल आपको कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेंगे। जैसे ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो इसके आसपास वाला जो एरिया है, इधर इसको तो हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इधर वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे ना, दो कोस्टल प्लेन है, इधर वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर कुछ मिनरल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो प्री पैलियोजोइक एज, ये ज्योग्राफी की एक एज है ना, 11th में आपने सुनी होंगी, ये प्री पैलियोजिक एज है। इस एज के मतलब यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं कौन कौन सी रॉक्स से संबंधित हैं या कौन कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? एक तो है मेटामॉर्फिक और दूसरी है इग्नियस रॉक्स। इस पेनिनसुलर इंडिया में आपको कई तरह की रॉक्स मिल जाएंगी, तो ज़्यादातर मिनरल्स आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक। रॉक्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। रॉक्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जनरली कैसे बनती हैं? जब नीचे से वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? सेडिमेंट लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्रेस होकर वही सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। और मेटामॉर्फिक में क्या होता है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे मिनरल क्या है यार। पहली चीज, व्हाट इज मिनरल? तो मिनरल क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो जमीन से कुछ भी चीज आप निकालो दैट इज मिनरल। कुछ भी चीज निकालो जमीन से दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो मिनरल नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन में होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक अगर प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से बन रहे हैं तो ऑर्गेनिक मिनरल, और बिना प्लांट और एनिमल के बन रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक मिनरल। इनका एक फिक्स केमिकल और फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो मिनरल्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी कि मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन एंड दे हैव फिक्स्ड या डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। साइंस में अगर आपने ध्यान हो 10th में पढ़ा हो, तो जैसे हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटल्स और नॉन मेटल्स देखे थे, तो मेटल नॉन मेटल जब आपने पढ़े थे तो वहाँ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिक्स होती हैं। अलग अलग मिनरल की अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। मिनरल्स अब देखो, जो आपने देखा होगा बहुत सारी
सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो मेन मिनरल चाहिए भाई साहब वो क्या है, आयरन ओर। तो आयरन ओर क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो मिनरल्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज को, और जब आयरन बनेगा तो आप सोचो आयरन का कितना सारा यूज है पूरे देश में, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं है कि आयरन की इंडस्ट्री, कितनी सारी इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ना, ग्लास इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, लाइलाक इंडस्ट्रीज, और इन सब इंडस्ट्रीज में जनरली जो मिनरल्स पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, आपको पता होगा उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा था है ना फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मिनरल्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब मिनरल्स की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, क्या फीचर्स होते हैं मिनरल्स के। देखो ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि मिनरल जो है हमारी पृथ्वी की सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। ऐसा नहीं है कि हर देश में आपको बराबर बराबर मिल जाए ना, तो कहीं पर मिनरल ज़्यादा और कहीं पर मिनरल कम है, और वो डिपेंड करता है उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, उसके मतलब फिजिकल फीचर जो होते हैं ज्योग्राफी के, वो उन पर डिपेंड करता है। दूसरा इनका फीचर क्या है, दूसरा ये कि क्वालिटी और क्वांटिटी, ध्यान देना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर पता ही हुआ। क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता किस टाइप का है, और क्वांटिटी मतलब उसकी अमाउंट है, ठीक है। अगर मान लो कोई मिनरल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी क्वालिटी कम होगी, है क्वालिटी क्या होगी, कम। जैसे आप देखो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं, न्यूक्लियर मिनरल्स यार बहुत ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिनरल्स, तो न्यूक्लियर मिनरल्स की क्वालिटी कैसी होती है, बहुत शानदार होती है ना, मतलब शानदार इन द सेंस यार, उनकी क्वालिटी शानदार इस सेंस में, क्योंकि आप बाकी से कंपेयर करो, एनर्जी अगर हमें जनरेट करनी है, सपोज बिजली पैदा करनी है, तो कोयले की तुलना में कौन सा मिनरल ज़्यादा बढ़िया है, न्यूक्लियर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कम होता है नंबर 1, और नंबर 2 उसमें वेस्ट प्रोडक्शन वो भी कम होता है। मगर उसकी क्वांटिटी आप देखो यार, न्यूक्लियर मिनरल की आप क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी बहुत कम पाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब अगर कोई अच्छी क्वालिटी का मिनरल है तो वो तो पाया जाता है कम क्वांटिटी में, और जो कम क्वालिटी का मिनरल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। गुड क्वालिटी के मिनरल्स लेस क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू लो क्वांटिटी मिनरल्स, ठीक है, समझ में आया ना सेकंड पॉइंट। अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हैं वो तो कम पाए जाते हैं, और घटिया क्वालिटी के मिनरल्स हैं जिनका घटिया इन द सेंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो दूसरा फीचर ये क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। पहला फीचर क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा देखो, आपको पता है सारे मिनरल्स है ना, मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम इनको जिस रफ्तार से इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इनको तुरंत रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। रिप्लेनिश का मतलब होता है इनकी तुरंत भरपाई नहीं की जा सकती, एक बार खत्म होंगे, क्योंकि इनको बनने में कई सालों लग जाते हैं, सालों का करोड़ों सालों लग जाते हैं। इसलिए मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है और इनको जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। जुडिशियसली का मतलब इनको सही से यूज करने की जरूरत है। तो 3 फीचर हो गए। पहला फीचर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा फीचर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स कम क्वांटिटी में और कम क्वालिटी के मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तीसरा समय के साथ क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, आसानी से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। अब मिनरल्स के टाइप्स की बात करें ना, मिनरल कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली मिनरल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है। तो मेटेलिक मिनरल भी 2 टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाए, नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाए। फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से बनते हैं, है ना, जैसे प्लांट और एनिमल के रिमेन्स कई लाखों करोड़ों सालों पहले जो जमीन में बरीड हो गए थे, उनसे जो कन्वर्ट हुए हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल इसमें आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल में जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो प्लांट और एनिमल से बनने वाले मिनरल ऑर्गेनिक, इनके अलावा जो भी हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस, और नॉन मेटेलिक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक एक करके देखते हैं इनको, बहुत सिंपल है। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है, मेटल कंटेंट पाया जाता है, उसको मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं से हमें मेटल प्राप्त होते हैं। एग्जांपल आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स को भी हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 टाइप्स में, फेरस और नॉन फेरस। फेरस की अगर हम बात करें, फेरस का मतलब आयरन है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, Fe इसका सिंबल होता है फेरस, ठीक है, जहाँ पर ही फेरस आया मतलब आयरन। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आयरन ओर और मैग्नीज, ये क्या है आपके फेरस मिनरल्स हैं।
नॉन फेरस सिंपल है, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता उनको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं, है ना। और ये मिनरल्स जो है इनमें मतलब ये मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं आयरन वाले मिनरल की तुलना में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट। अब आते हो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, मेटल कंटेंट जिनमें नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो किसकी वजह से बने, प्लांट और एनिमल जो बरीड कर दिए, बरीड मतलब जमीन के अंदर नीचे दफना दिए गए थे, उनकी वजह से बने, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स। और इनको मिनरल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं और फॉजिल फ्यूल के नाम से भी इनको हम जानते हैं, फॉजिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तीनों के तीनों क्या हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म भी हो जाएंगे, आपको पता है, एग्जॉस्टिव वाले नेचर में। इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, प्लांट एनिमल्स का कोई रोल नहीं होता है इनमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, रेड स्टोन, ग्रेनाइट, ठीक है। जैसे ये माइका है ना, ये लाइमस्टोन हो गया, ये रेड स्टोन हो गया, ये ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। एक और टॉपिक हम देखने वाले हैं बस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इंडिया में अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, थोड़ा सा जो बुक में दे रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि ज़्यादातर जो मेटेलिक मिनरल है भाई साहब, मेटेलिक मिनरल ज़्यादातर आपके यहाँ पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स में। ये जो आपका प्लेट्यू है पूरा की पूरा भैया पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ध्यान रखना, एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाते हैं और यहाँ पर ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स में पाए जाते हैं। और मैंने बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना था, मतलब ये इंडिया वाली प्लेट थी, और जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत साल पहले, जब हिमालय भी नहीं बना था, तो यहाँ पे लावा फैल गया, ठीक है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल की अगर हम बात करें, कोयले की 97% कोल, ध्यान देना, ये रिवर वैलीज में पाया जाता है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, है ना। वेस्ट बंगाल के आसपास यहाँ पे दामोदर रिवर है, यहाँ एक सोन रिवर है, फिर यहाँ महानदी, फिर गोदावरी। तो इस वाले रीजन में आप देखो, इस वाले रीजन में आपको मिल जाएगा 97% कोल। ध्यान देना, ये इंडिया में मैंने रीजन मार्क किया, इस वाले रीजन में आपको कोल मिल जाएगा। और इसी वाले रीजन में मिल जाएगा आपको आयरन ओर, क्या मिल जाएगा, आयरन ओर। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए आपको, आयरन ओर चाहिए और कोल चाहिए। और इस वाले रीजन में चूंकि सबसे ज्यादा आयरन और कोल पाया जाता है, इसलिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो रीजन मैंने मार्क किया है, इस रीजन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। एक नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन वाली मिनरल बेल्ट है, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रॉ मटेरियल है किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये वाला जो रीजन मैंने शेडेड किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा, और ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो 97% कोल कहाँ पाया जाता है, रिवर वैलीज में। कौन कौन सी, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों की चारों कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, राइट। पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो ये सेडिमेंट्री बेसिन्स में पाया जाता है। ऑलवेज ध्यान रखना, एक चीज आपके दिमाग में सेट कर लो, रॉक्स मैंने बताई थी तीन, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है ना, हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम रिजर्व मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, और ये कंप्रेस होकर यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम रिजर्व एक तो ये आसाम वाले रीजन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, आसाम। आसाम में आपको पता है डिगबोई जो नाम की जगह है, यहाँ पर तेल मिला था। दूसरा कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर भी मतलब ऑयल मिल जाएगा। तीसरा अरेबियन सी में मुंबई हाई नाम की जगह, तो यहाँ पर आप देखो वो अरेबियन सी में थोड़े बाहर की तरफ मुंबई हाई नाम की जगह, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स पेट्रोलियम ऑयल देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम की रिजर्व। तो तीन जगह हो गई, नंबर 1 आसाम, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मुंबई हाई। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेट्रोलियम के रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। रिजर्व का मतलब होता है भंडार, रिजर्व का मतलब क्या होता है, भंडार। अभी नए रिजर्व मिले पेट्रोलियम के, कहाँ पर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वाले रीजन में। कृष्णा, यहाँ पे आपने देखा होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये तीन जो रिवर हैं, इनके जो बेसिन है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी हमें बहुत सारे क्या मिले, रिजर्व मिले, किसके, पेट्रोलियम के। तो पेट्रोलियम के बारे में ध्यान रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ, आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई जो आपका अरेबियन सी में है, इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो रिवर वैलीज है या रिवर बेसिन है, यहाँ पर भी आपको क्या मिले, पेट्रोलियम के नए रिजर्व मिले।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि इंडिया में यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है, जैसे आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, ये यूपी है और ये है कर्नाटक। यूपी में एक शहर है कानपुर, और यूपी में कौन सा शहर है? एक यूपी में शहर है कानपुर, और कर्नाटक में एक शहर है मैंगलोर। यहाँ से एक लाइन खींच दो आप, है ना, इस लाइन के ईस्ट में, और ये हो जाएगा वेस्ट। अब इसमें कह रखा है मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेस अकर टू द ईस्ट ऑफ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु टू कर्नाटक। मतलब इस एक के ईस्ट में जो मतलब आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन जो मैं शेडेड किया है इस लाइन के ईस्ट में, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। और बाकी फैक्ट भी आप देखना, अभी हम आगे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आप देखना ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं इसी बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपने अब तक लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिनरल्स के बारे में, एज वेल एज मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, साथ ही साथ में कितने टाइप्स के मिनरल्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं। बेल्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिनरल बेल्ट्स की बात करें, इंडिया में 3 जगह पर मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन, और नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट रीजन। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया में मिनरल्स मेनली ज़्यादातर कंसंट्रेटेड हैं। पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो ये 3 ही जगह ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये मिनरल बेल्ट हैं और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बेल्ट समझ गए ना, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बार बार 2 में आ रहा है प्लेटे प्लेटू, 11th में आपने पढ़ाई होगा। ये नीचे वाला पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक, ये सारा की सारा क्या है, ये प्लेटू वाला रीजन है। इवन ये वाला भी रीजन कौन सा है, कुछ रीजन प्लेटू वाला रीजन है। ठीक है, तो एक तो ये वाली जगह है, ये वाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर एंड कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चूँकि यहाँ पे आयरन और कोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस वाले रीजन में। कौन से रीजन में? इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्टील और आयरन की कंपनी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? यहाँ पे आयरन और कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। नंबर 1 अगर देखो डायरेक्शन देखें, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट। तो आप देखो इधर नॉर्थ ईस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। इधर देखो साउथ वेस्ट, ये कौन सा रीजन हो गया, साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और एक ऊपर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो 3 रीजन है ना, ये डायरेक्शन आप श्योर जानते होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन और नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 साउथ वेस्ट, नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट। 3 बेल्ट है। पहली बेल्ट है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन कौन सा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। यहाँ पर अगर आप स्टेट देखो कौन कौन से स्टेट आते हैं मेनली, यहाँ पर आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता है, झारखंड में ये आता है, उड़ीसा का प्लेट्यू आता है, वेस्ट बंगाल और कुछ इससे छत्तीसगढ़ के, ये इस वाले रीजन में आते हैं, इस वाली बेल्ट में। तो पूछी जाए कि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पहली बात तो स्टेट बता देना। दूसरी बात, यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आयरन ओर, कोल, एक क्या पाया जाता है यहाँ पे, कोल, आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारे के सारे यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हो गया मिनरल्स। फिर चूंकि यहाँ पे आयरन ओर और कोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वाले एरिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा है। मतलब इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज आपको इसी बेल्ट में मिलेंगी। कौन सी बेल्ट में मिलेंगी? नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में ही मिलेंगी, और दूसरी जगह पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, अलग से क्वेश्चन ही बन सकता है। वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन ओर और कोल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये वही नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, आराम से आप समझ सकते हो। अगला है हमारा, ये देखो, ये स्टील एक्चुअली कंपनी है स्टील की, ये स्टील यहाँ पे बनी हुई है। तो आप देखो, ये मैप आपने देखा होगा, इस मैप में आपको देख सकते हो स्टील के प्लांट दे रखे हैं इंडिया में, है ना। जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल में है ना, बोकारो आपका झारखंड में है ना, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। ये सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। ये वाला रीजन हो गया
है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, ठीक है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा इंडिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है। एक नीचे साउथ में आपको देखने को मिलेगी भद्रावती, जो कर्नाटक में। बाकी मोस्ट ऑफ द आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में। इन सब के बारे में ध्यान रखना, इस मैप को देखना। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखो आप, ठीक है। तो भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला उड़ीसा में है। इसके अलावा जमशेदपुर बोकारो झारखंड में है। और आसनसोल और दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है। सारे के सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। इनको एक बार मैप पे लोकेट कर देना आप, है ना। ये स्टील के रोल है, आप देख सकते हो स्टील कंपनी में। आगे बढ़ते हैं, अगली है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। पहली बात तो इसमें स्टेट कौन से आते हैं? कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के कुछ हिस्से अपलैंड वाले, और केरल वाला हिस्सा इसमें आता है। कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं? मिनरल्स यहाँ पे देखें, फेरस, मेटल और बॉक्साइट यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई ग्रेड आयरन ओर देखने को मिलता है। मैग्नीज और लाइमस्टोन भी यहाँ पे पाया जाता है। खास बात अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पे नेवेली नाम की जगह पर लिग्नाइट कोल पाया जाता है। मतलब साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, वो है आपकी नेवेली। नेवेली मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नेवेली, ठीक है। कोल पाया जाता है, कौन सा कोल पाया जाता है? लिग्नाइट कोल की आपको पता है 4 वेराइटीज होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा आपका लिग्नाइट और चौथा है पीट। 4 बेस्ट क्वालिटी, मतलब 4 क्वालिटी के कोल होते हैं, जिसमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल पाया जाता है। और लिग्नाइट मैंने बताया अभी कहाँ पाया जाता है? नेवेली नाम की जगह पर पाया जाता है, जो तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ लिग्नाइट कोल है। केरल की बात करें, यहाँ केरल ये वाला नीचे वाला रीजन है। केरल में मोनोजाइट और थोरियम के डिपॉजिट पाए जाते हैं और बॉक्साइट ग्ले पाई जाती है। गोवा की बात करें, गोवा में आयरन ओर पाया जाता है और इस आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर? जापान। गोवा से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है जापान में, और जापान में एक पोर्ट है जिसका नाम है मोरमुगांव, ठीक है। ये कोल के डिपॉजिट आप देख सकते हो लिग्नाइट के, ठीक है। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्ट कौन सा आ जाएगा? ये वाला रीजन कौन सा आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। इसमें आपको खासकर देखने को मिलेगा अरावली, राजस्थान, गुजरात का हिस्सा। और यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ये इंडिया में सभी जगह पर धारवाड़ ऑफ सिस्टम रॉक्स पाई जाती हैं, जो 2.5 से 1.8 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी। ध्यान रखना, 2.5 से 1.8 बिलियन ईयर्स एगो ये रॉक्स बनी थी, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। इंडिया में एक तो इस वाली जगह पर पाई जाती हैं, इस वाली जगह पर पाई जाती हैं, इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर पाई जाती हैं। एक ही बार में आप एक का स्टोर कर लेना, इसको मैप को बना लेना कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये वाला रीजन है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स हैं। बहुत पुरानी रॉक हैं और इसमें कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती हैं। कब बनी थी? अगर हम मिलियन ईयर्स एगो में देखें तो 2500 मिलियन ईयर्स एगो से 1800 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में बनी थी। बहुत पुरानी रॉक है ना। तो ये धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में अरावली वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया। यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं कौन सी हैं? धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स, मैंने बता दिया, बहुत पुरानी रॉक है। यहाँ पर मेजर मिनरल कौन से हैं? कॉपर और जिंक हैं। और आपको पता है राजस्थान में कॉपर मिलता है कौन सी जगह पर? झुंझुनू में। कहाँ पर मिलता है? झुंझुनू। और झुंझुनू में एक जगह है खेतरी, और खेतरी को बोलते हैं हम कॉपर सिटी, ठीक है। जिंक भी मिलता है। प्लस राजस्थान आपको पता है स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बिल्डिंग स्टोन्स के ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जिप्सम और फुलर अर्थ डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लस आप ध्यान रखना, सीमेंट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगी। राजस्थान में समझ लो इंडिया का बहुत सारा सीमेंट प्रोड्यूस होता है। प्लस गुजरात की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं, मतलब ऑयल मिल जाता है यहाँ पे। और गुजरात और राजस्थान दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, यहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। और ये आप देख सकते हो यहीं पर है मुंबई हाई, मतलब अरेबियन सी में। ये आपको पता है अरेबियन सी है और यहीं पर मुंबई है। और मुंबई की बगल में ही आप देखोगे, थोड़ा सा जूम कर दो, है ना, जैसे ये मुंबई हो गया कोस्टल एरिया में, अंदर अरेबियन सी में जाओगे इस वाली जगह पे मुंबई हाई, या इसको हम कई जगह पे देखते हैं बॉम्बे हाई देखते हैं ना। बॉम्बे हाई क्या है? अरेबियन सी में। यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे तेल निकला है, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ। तो ये फैक्ट्री आप देख सकते हो, तेल का प्रोडक्शन किया जा रहा है ओशियन के अंदर जाकर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा भी और कुछ बेल्ट हैं, आप वैसे तो ये 3 ही हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर ये हिमालय, आपको पता है हिमालय का ये ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत मिनरल मिलते हैं, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन। इसके अलावा आसाम आपने सुना ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में आसाम है,
ये रहा आपका आसाम वैली, आसाम, ये आपका आसाम रहा। आसाम में आपको पता है डिगबोई नाम की जगह है, यहाँ पर भी तेल का प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। तो आसाम में, आसाम वैली में मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई कोस्ट मैंने अभी बताई थी, ये वाला मुंबई कोस्ट, यहाँ पर ऑफशोर वाले एरिया में, मतलब थोड़े से दूर वाले एरिया में, मुंबई हाई में, यहाँ पर भी तेल निकला है और तेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी मिनरल बेल्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इससे पहले हमने आपका मिनरल्स की जो बेल्ट है, डिफरेंट बेल्ट्स, उनके बारे में डिस्कस किया था। मिनरल्स के फीचर्स देखे तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ। इस वीडियो में जितने भी मिनरल हमारे दे रखे हैं सारे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चाहे वो मेटेलिक मिनरल्स हो चाहे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, मैप के क्वेश्चन जो है इन्हीं की लोकेशंस में से ज़्यादा फंसते हैं, राइट। ये वाला जो टॉपिक है क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद एक और आएगा वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा और ये किताब भी लगभग आपकी खत्म होने की कगार पर है। मिनरल बेल्ट मैंने आपको बताई थी लास्ट में। पहले ये वाली जो एरिया है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, और इधर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन, और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट मिनरल बेल्ट है, राइट। 3 मिनरल बेल्ट हमने देखी थी और मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी देख लिया है। अब हमारा टाइम आ गया है कि भैया मिनरल्स कि कहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझना है और उनकी थोड़ी सी फीचर समझने हैं। पहली बात करें फेरस मिनरल्स की। आप सबको पता है फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन कंटेंट। तो फेरस मिनरल्स सच एज आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट ईटीसी प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। आपको पता है फेरस मिनरल्स में पहली बात अगर एग्जाम्पल कोई पूछे क्या क्या आते हैं तो आपको बताना आयरन ओर आता है, मैंगनीज आता है और क्रोमाइट आता है। इनका यूज क्या है? जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल मतलब जो मेटल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए बेस का काम करती है कौन से मिनरल्स? फेरस मिनरल्स। आज भारत में आप कोई सी भी इंडस्ट्री देख लो उसमें जो मेन मेटल इस्तेमाल हो रहा है दैट इज आयरन, है ना। आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखो, चारों तरफ आपको मेन चीज़ क्या दिखेगी? आयरन। इवन स्टील जो बनती है ना भाई साहब, स्टील जो बनती है, स्टील एक अलॉय है। क्या है? अलॉय। स्टील भी किससे बनता है? आयरन प्लस बाकी चीज़ें इसमें मिला देते हैं, जैसे कार्बन, निकल, क्रोमियम, ये सारी चीज़ें मिला देते हैं। तो मगर मेन चीज़ क्या है? आयरन। तो आयरन जो है भैया बेस है। क्या है? बेस। तो आयरन जिससे मिलता है वो है आपका आयरन ओर। आयरन ओर आपको पता है माइनिंग करते हैं और ये आपका अर्थ से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? माइनिंग करके निकाला जाता है। और फिर इस आयरन ओर को भट्टी में डालते हैं, फर्नेस में, एक फर्नेस होती है, और वहाँ पर इसको हम फर्नेस में डालने के बाद स्मेल्टिंग करते हैं और तब जाके हमें मिलता है आयरन, ठीक है। तो आयरन ओर से आयरन ये कैसे होता है? स्मेल्टिंग करने के बाद, राइट। तो आयरन ओर के बारे में जानेंगे। अभी हम आयरन ओर की स्मेल्टिंग के बारे में नहीं, सिर्फ आयरन ओर जो नेचुरली पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? नेचुरली। भारत देश में अगर आप देखो तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो आयरन की ओर हैं वो अपने प्यारे भारत में ही पाई जाती हैं। भारत में 2 कैटेगरी के आयरन ओर पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। 2 कैटेगरी के। 2 कैटेगरी कौन कौन सी? और वो भी अच्छी कैटेगरी, सुपीरियर कैटेगरी का आयरन ओर पाया जाता है। एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इंडिया में कौन कौन सी वेराइटी है, कौन कौन सी सुपीरियर कैटेगरी के आयरन ओर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और दोनों की ही अच्छी क्वालिटी होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डिमांड है, राइट। इसी आयरन ओर को मैंने बताया भट्टी में डालने के बाद क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। कौन कौन सी क्वालिटी का आयरन है? 2 हमारे पास, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अच्छा, आयरन ओर की जो माइंस है इंडिया में ये बिल्कुल कोल फील्ड के पास पाई जाती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पे पाई जाती हैं। अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो हमने अभी इस मैप में देख रहे थे, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। यहाँ पे आपका कोल भी बहुत पाया जाता है और यहाँ पे आपका आयरन ओर भी बहुत पाया जा रहा है। तो आप देखो ये सी जो है सारा, सी मतलब कोल, आयरन ओर में डॉट है। तो इस रीजन में आपको आयरन ओर भी खूब दिखेगा और कोल भी बहुत दिखेगा। इसलिए इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना भाई साहब, इसी जगह पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में खूब सारा तो आयरन ओर की माइंस हैं और खूब सारी किसकी माइंस हैं? कोल की माइंस हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर कहाँ पाया जाता है भैया? 90% जो आयरन ओर के रिजर्व हैं वो आपके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। अंडरस्टूड?
अब हम उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में आयरन ओर जो है लाइन लगा के पाया जाता है कुछ हिल्स में, जैसे सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार, ये हिल्स हैं, हिल्स। यहाँ पे आपको आयरन ओर की माइंस देखने को मिलेंगी उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है भाई साहब? ये रहा आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जस्ट बगल में। उड़ीसा आपको ये भी पता होनी चाहिए कोस्टल स्टेट है। कैसा स्टेट है? कोस्टल स्टेट है। उड़ीसा में कौन कौन सी माइंस है? गुरु महिसनी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़ मयूरभंज में, किरूबिरू केंदुझार में है और बोनाई सुंदरगढ़ में है। ये उड़ीसा की क्या है? माइंस है। पेपर में इनमें से नाम पूछा जा सकता है, कोई एक नाम दे दिया जैसे बादाम पहाड़ का है तो उड़ीसा में एरो लगा के आ जाना, तुम तो सिंपल सिंपल सा है ना। झारखंड की बात करें तो भैया बिहार में से झारखंड बना था, ध्यान रखना 2000 में बिहार में से टूट के क्या बना था? बिहार में से बना था झारखंड। बिहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बगल में बिहार है और बिहार के नीचे झारखंड है। झारखंड में भी आयरन की ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस यहाँ पे पाई जाती हैं और बहुत सारे यहाँ पे माइंस होने की वजह से आयरन और स्टील के यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट माइन कौन कौन सी हैं? माइन मतलब खदान, जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, जहाँ पे माइंस मिनरल्स पाए जाते हैं उस एरिया को माइन बोलते हैं। तो यहाँ पे माइन जो है आयरन ओर की, एक तो है नोमुंडी और एक है गुआ, ये पाई जाती है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिंहभूम, यहाँ पे पाई जाती है, राइट। अगला है छत्तीसगढ़। लेट मी टेल यू 2000 में ही एमपी से टूट के बन गया था छत्तीसगढ़। तो ये रहा आपका एमपी और एमपी से टूट के क्या बन गया था? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से टूट के बना था उत्तराखंड और बिहार से टूट के बना था झारखंड। तो ध्यान रखना 2000 में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, 2000 में 3 स्टेट बने थे। 2000 में 25 स्टेट थे और 25 से 28 हो जाते हैं। यूपी में से निकला उत्तराखंड और बिहार में से निकला झारखंड और आपका मध्य प्रदेश में से निकल जाता है छत्तीसगढ़। अंडरस्टूड? तो 3 स्टेट नए बनते हैं। तो बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की जो बेल्ट है वो दुर्ग, दंतेवाड़ा, वेलाडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडेला लोकेशन याद रखना। तो दंतेवाड़ा, दुर्ग और बेलाडेला ये आयरन ओर की बेल्ट है, यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। और माइंस कौन सी हैं? डल्ली, राजहर, दुर्ग में पाई जाती हैं ये माइंस है। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है भाई साहब, ये रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल आपको पता ही है बेंगलुरु, है ना। तो कर्नाटक में जो आयरन ओर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? संदूर हॉस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का कौन सा एरिया भाई साहब? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का संदूर हॉस्पिट वाला एरिया। ऊपर से चिकमंगलुर डिस्ट्रिक्ट है एक, चिकमंगलुर में बाबा बूदान हिल्स और कुद्रेमुख, बाबा बूदान हिल्स और कुद्रेमुख कहाँ पे है? चिकमंगलुर में। इसके अलावा कुछ हिस्से शिवामोगा, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु, इन जगहों पर भी कर्नाटक में आयरन ओर पाया जाता है। इसके अलावा और भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र में आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तेलंगाना में करीमनगर, वरंगल। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुड़प्पा, अनंतपुर। तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आयरन ओर की माइंस है। और गोवा में, गोवा भी एक अच्छा मतलब प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का, ठीक है। गोवा से आपको बता दूं मैं सीधा, मतलब आयरन ओर जो है जापान में एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा हमारा मिनरल है मैंगनीज। मैंगनीज, तो मैंगनीज की बात करें भाई साहब, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ना, आयरन की स्मेल्टिंग करने में और फेरो अलॉयज बनाने में। फेरो मतलब लोहे के जो अलॉयज बनते हैं, अभी मैंने बताया था ना, जैसे आयरन तो भाई साहब आपका मेटल हो गया, मगर स्टील आपका क्या है? अलॉय है ना, जो लोहे से बनता है। तो लोहे के जितने भी अलॉयज हैं उनको फेरो अलॉय बोलते हैं। तो स्टील में मोस्टली आयरन होता है। आयरन के साथ हम मैंगनीज का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? निकल का भी इस्तेमाल करते हैं ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैंगनीज जो है स्टील बनाने में काम आता है। मैंगनीज के डिपॉजिट जो है अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में पाए जाते हैं, मगर मेनली जो मैंगनीज है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अब डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उड़ीसा, अगेन उड़ीसा आ गया भाई साहब। उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा मैंगनीज पाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो ये माइंस है सेंट्रल पार्ट में पड़ती हैं बिल्कुल, जो आयरन ओर बेल्ट है वहीं पर मैंगनीज पाया जाता है। कौन कौन सी माइंस है उड़ीसा में? बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर, ये जगह हैं उड़ीसा में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अब ये जगह बार बार आ रही है, ध्यान रखना आप, इसी से आप रिवाइज कर लेना। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, बेलगावी, नॉर्थ कैनरा, चिक्कमंगलूर, शिवामोगा, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु, ये जगह खा गए कर्नाटका के जहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, यहाँ पर आपको मैंगनीज की माइंस देखने को मिलेंगी, मगर यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ से स्टील के प्लांट थोड़े से दूर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला, झाबुआ, ये जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मैंगनीज मिलता है। और इसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड, ये भी थोड़े माइनर प्रोड्यूसर हैं, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पर भी मैंगनीज मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फेरस
मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता, उनको हम बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। जैसे कि नॉन फेरस मिनरल्स में एग्जाम्पल दे रखा है बॉक्साइट, और बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिनियम। क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट क्या है? ओर है, और इससे क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। तो इंडिया हैज़ वेरी लेस नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। हमारे यहाँ ज़्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं पाए जाते, मगर बॉक्साइट पाया जाता है, तो बॉक्साइट के बारे में जानते हैं। अंडरस्टूड? बॉक्साइट एक ओर है जिसका यूज एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, तो ध्यान रखना ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट जो है ज़्यादातर टर्सरी डिपॉजिट्स में पाया जाता है, और ये टर्सरी डिपॉजिट कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू जो रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर्स, वहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर भी ये लेटेराइट रॉक्स में पाया जाता है, स्पेशली प्लेट्यू और हिल रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और कोस्टल एरियाज में भी बॉक्साइट पाया जाता है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। भाई साहब, उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर और कोरापुट में पाया जाता है। और इसके अलावा झारखंड में पेटलैंड्स ऑफ लोहारगढ़, इन झारखंड, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे डिपॉजिट मिल जाएंगे बॉक्साइट के। गुजरात में भावनगर, जामनगर, यहाँ पर बॉक्साइट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेटू वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट, और महाराष्ट्र में आपका कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ये भी माइनर प्रोड्यूसर हैं बॉक्साइट के। अगला आपका मिनरल है कॉपर, है जिसको हम तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांबा भी बोलते हैं। तांबे के बारे में जानते हैं। तो भैया तांबा जो है अलॉयबल है, जैसे अलॉय बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक। फिर आपका है ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन, इनसे बनता है ब्रॉन्ज। तो ये क्या हो गए? आपके अलॉय हो गए। कॉपर अलॉयबल है, मतलब इसके अलॉय बनाए जा सकते हैं। मेलेबल है, मेलेबल मतलब इसको अगर पीटे आप, बीटन करने पर, इसको पीटने पर इसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। डक्टाइल है, इसके तार बनाए जा सकते हैं। डक्टाइल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे इसके तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं ना। और कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है, वायर बनाने में, मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में और जनरेटर बनाने में, जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। प्लस जो गहने होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी में जो टाँका लगाते हैं ना, वहाँ पर भी गोल्ड में कॉपर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजबूती प्रोवाइड की जा सके। कहाँ कहाँ कॉपर पाया जाता है? तो झारखंड में जो कॉपर पाया जाता है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अगर कॉपर है तो वो बालाघाट में पाया जाता है। राजस्थान में झुंझुनू में एक जगह है खेतरी। झुंझुनू में जगह का नाम क्या है? खेतरी जगह, और खेतरी को हम बोलते हैं कॉपर सिटी। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कॉपर सिटी। झुंझुनू राजस्थान, अलवर में भी पाया जाता है। और माइनर प्रोड्यूसर छोटे छोटे लेवल पर, जैसे आंध्र प्रदेश में अग्नि गुंडाला गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, और कर्नाटक में चित्रदुर्ग हसन डिस्ट्रिक्ट, और तमिलनाडु में साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में कॉपर के आपको माइंस देखने को मिल जाएंगी। अगले हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें कोई मेटल कंटेंट नहीं पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट, माइका, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। इनके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइका। बहुत ज़्यादा फेमस है माइका। तो माइका जनरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। माइका की बात करें तो भैया हीट रेजिस्टेंट है। ये क्या है? हीट को पार नहीं होने देता है। इसकी पतली पतली शीट्स पाई जाती है, मगर टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं माइका के? तो माइका झारखंड में अगर देखें तो अच्छी क्वालिटी का माइका जो है हजारीबाग प्लेट्यू में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में माइका जो है आपका नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का। राजस्थान में 320 किलोमीटर की एक बेल्ट है जो जयपुर से भीलवाड़ा जा रही है, यहाँ पर उदयपुर के आसपास, यहाँ पर आपको माइका देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक में मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, केरल में अलेप्पी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया और बंकुरा में माइका मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे मिनरल्स कवर किए। तो ये जितनी भी लोकेशंस बताई हैं, लोकेशंस का मैप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद अपना ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो शुरुआत करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। नाम से ही पता चलता है ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। आपके स्पेशली दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो कन्वेंशनल और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, दोनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, तो पहली बात अगर कोई पूछे एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आज आप देखो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है या वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में आप देखो किसी ना किसी एनर्जी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हर जगह पर पावर चाहिए। और ये पावर कहाँ से आती है? मिनरल फ्यूल से आती है। मिनरल फ्यूल का मतलब यहाँ पे जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मिनरल फ्यूल्स, जिसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यहाँ से मतलब आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एग्रीकल्चर में जैसे आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन वहाँ पे इंजन्स इस्तेमाल करते हैं पानी खींचने के लिए, वहाँ पर भी डीजल का इस्तेमाल होता है ना। और इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग जगह पर फर्नेस होती है, वहाँ पर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसपोर्ट में तो आप देख लो जितने भी व्हीकल्स हैं सब हमारे फॉसिल फ्यूल से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पावर कहाँ से मिलती है? मिनरल फ्यूल से मिलती है। मिनरल फ्यूल में क्या क्या चीज़ आती है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, साथ के साथ में इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स भी आते हैं, जिनसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स में जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनसे भी एनर्जी मिलती है। तो अब अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये तो हो गया आपके एनर्जी रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन। एनर्जी रिसोर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नंबर एक कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पहली चीज हम देखते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इनके बारे में 3-4 पॉइंट आप समझ लो। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक का मतलब क्या? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बहुत लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और बहुत लंबे समय से हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वही फॉसिल फ्यूल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये लिमिटेड है, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बीइंग यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से इनका यूज किया जा रहा है। दूसरा, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता और रिप्लेनिश भी नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार खत्म मतलब खत्म, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एग्जॉस्टिबल है नेचर में। एग्जॉस्टिबल मतलब एक बार खत्म मतलब खत्म, फिर इसके बाद बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। प्लस ये पॉल्यूटिंग भी, आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, दीज एनर्जी रिसोर्सेस आर पॉल्यूटिंग और क्रिएट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों के तीनों कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे। पहली चीज़ हम देखते हैं कोल। कोल के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोल पहला है। तो कोल में अगर आप देखो, कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में होता है। देखो, कोयले से जो बिजली बनती है ना, उसको हम बोलते हैं कोल एनर्जी। या वो कहाँ पर बनती है? थर्मल पावर प्लांट में बनती है। कहाँ बनती है? थर्मल पावर प्लांट, या कह लो आप कोल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पर एनर्जी जो बनती है वो किससे बनती है? कोयले से बनती है। और आज आपके अपने देश में आपको देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रिसिटी जो ज़्यादा आ रही है ना, वो थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल मेनली होता है। एक तो बिजली पैदा करने में होता है, दूसरा आयरन ओर की स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब उसको पिघलाने में आयरन ओर को, वहाँ भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में जो मेनली जो कोल पाया जाता है, देखो आपको मैं बता दूं, कोल की 4 वेराइटीज होती है। नंबर 1 पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रेसाइट। तो 4 वेराइटी होती हैं कोल की, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोल होता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, इंडिया में जो 80% से ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो है बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो कोल के जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट मतलब भंडार, उनमें ज़्यादातर कौन सा कोल पाया जाता है? आपका बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है, जो कि नॉन कोकिंग ग्रेड का है। हालांकि बेस्ट क्वालिटी का मैंने बताया था एंथ्रेसाइट होता है, तो इसमें थोड़ा पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। इंडिया में जो कोल बना वो 2 टाइम पीरियड में बना, एक तो गोंडवाना टाइम पीरियड में और दूसरा बना टर्सरी पीरियड में। मतलब जो सबसे पुराना कोल है वो तो है गोंडवाना डिपॉजिट में, और जो नया वाला कोल है वो है टर्सरी डिपॉजिट में। और डेफिनेटली जो बढ़िया कोल होगा वो पुराना वाला ज़्यादा बढ़िया होगा, नया वाला जितना ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। तो पहले हम देखेंगे गोंडवाना डिपॉजिट्स। तो गोंडवाना डिपॉजिट एक्चुअली ये जो अपनी मेनलैंड इंडिया है ना, यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिलेंगे गोंडवाना। टर्सरी वाला जो है वो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान देना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना
गोंडवाना कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। कहाँ पर पाए जाते हैं? दामोदर वैली में। आप सबको पता है यहाँ से एक रिवर जा रही है, गंगा रिवर, और गंगा रिवर में ही यहाँ आसपास एक रिवर है जो मिल जाती है इसकी ट्रिब्यूटरी में, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर आपकी स्पेशली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो वेस्ट बंगाल में आपको गोंडवाना कोल फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो है गोंडवाना डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड बंगाल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट जो कोल माइंस हैं वो हैं आपकी रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिध और करणपुरा। ये हैं कोल माइंस जो इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया में जो कोल की सबसे बड़ी जो माइन है वो है झारिया, और झारिया कहाँ पर है? आपका झारखंड में। ध्यान रखना, बिहार से एक स्टेट बना था झारखंड, तो झारिया में, झारखंड में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है वेस्ट रानीगंज, और रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो कोल की माइंस है। इसके अलावा और भी जो रिवर वैलीज है वहाँ पर भी आपको कोल देखने को मिलेगा, जैसे गोदावरी, महानदी और सोन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स, इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स में जैसे मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में है कोरबा, उड़ीसा में है तालचर और रामपुर, और महाराष्ट्र में जगह हैं आपकी चंदबरदा, कामटी और बांदेर, तेलंगाना में है सिंगरेनी, आंध्र प्रदेश में है पंडूर। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कोल की माइंस देखने को मिलेंगी। ये मैप के हिसाब से भी आपको लर्न करना है, मैप में भी पूछी जा सकती है, पूछ सकते हैं सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके। टर्सरी कोल डिपॉजिट मैंने अभी बताया था, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेक्शन है ना अपना, यहाँ पर टर्सरी कोल डिपॉजिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो टर्सरी कोल पाया जाता है आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन सी माइंस हैं? मेघालय में अगर माइंस की बात करें कोल की, तो दरंगगिरी, चेरापूंजी, मेलोंग, लंगरेन, ये मेघालय में है। आसाम में जो कोल की माइंस हैं वो है माकूम, जयपुर, नजीरा। ध्यान रखना, ये जयपुर राजस्थान वाला नहीं है, आसाम का है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो कोल की माइंस हैं वो है नामचिक, नामफुक, और कश्मीर में जो कोल की माइन है वो है कालाकोट। ध्यान रखना, कश्मीर में भी कोल पाया जाता है कालाकोट जगह पर। ठीक है। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कोल या जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं, ब्राउन कोल या लिग्नाइट बोलते हैं। मैंने कोल की 4 वैरायटी बताई थी अभी आपको, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। ठीक है। तो बिटुमिनस तो मोस्टली पाया जाता है। लिग्नाइट कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो तमिलनाडु वाले रीजन में पाया जाता है, पुदुचेरी वाले रीजन में पाया जाता है, गुजरात वाले रीजन में पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाया जाता है। यहाँ पर मिलेगा आपको लिग्नाइट, जिसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। दूसरा रिसोर्स है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेट्रोलियम की चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम ध्यान रखना, पेट्रोल अलग चीज़ है और पेट्रोलियम अलग है। ठीक है। जो तेल के जो कुएँ होते हैं, ऑयल के वेल्स, वहाँ से जो निकालते हैं ना, वो होता है पेट्रोलियम ऑयल। और जब ये रिफाइनरी में जाता है तो रिफाइनरी में प्रोसेस होने के बाद फिर इससे बनते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें अलग बाद में बनती हैं ना। तो क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, जो मतलब तेल के जो कुएँ होते हैं वहाँ से जो मतलब तेल निकालने ना, दैट इज कॉल्ड क्रूड पेट्रोलियम। ये बना होता है हाइड्रोकार्बन से। किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स एंड वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना। तो क्रूड पेट्रोलियम जो होता है हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है, और इसका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग इसकी ग्रेविटी होती है। तो पेट्रोलियम जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। सभी इंटरनल कंबसन इंजन्स, इंटरनल कंबसन मतलब आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, 2 व्हीलर गाड़ी हो आपकी, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो, रेलवे हो, एयरवेज हो, इनमें जो इंजन होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल कंबसन। मतलब इनमें आपको ये तेल जाता है इंजन में, और अंदर जाके ये फायर होता है, उसमें आग लगती है, तो वो अंदर ही अंदर जलता है। कंबसन मतलब किसी चीज़ का जलना, दहन होना। तो ये जो इंजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबसन इंजन्स। तो इन सभी इंटरनल कंबसन इंजन्स में, चाहे वो रेलवे के इंजन हो, एयरक्राफ्ट के हों, ऑटोमोबाइल के हों, यहाँ पर पेट्रोलियम जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। पेट्रोलियम को हम एक रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है इसका? एक तो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में, रबर प्रोड्यूस करने में, सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, वैसलीन प्रोड्यूस करने में, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विड गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा इसके यूजेज हैं, मल्टीपल यूज, ऊपर से बहुत रेयर रिसोर्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिक्विड गोल्ड। ठीक है ना। किसको? पेट्रोलियम को। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जनरली जो पेट्रोलियम ऑयल है आपका वो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्सरी पीरियड। ठीक है। टर्सरी पीरियड में जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी उनमें पेट्रोलियम ऑयल पाया जाता है। रॉक्स आप सबको पता है, रॉक्स हमारी 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक है जो टर्सरी पीरियड में बनी थी ज्योग्राफी के में, वहाँ पर मिलेगा आपको पेट्रोलियम
ऑयल, या फिर मैं कह दूं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो जनरली हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। ये भी आप चीज़ ध्यान रखना मोस्टली, है ना। अब तेल का एक्सप्लोरेशन करने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है ONGC। ONGC का काम क्या है? ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना। एक्सप्लोरेशन मतलब पता लगाना, और पता लगा लिया तो फिर उसका प्रोडक्शन करना। तो ONGC का दो काम हो गए, प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन। पहले एक्सप्लोरेशन करो फिर उसका प्रोडक्शन करो। तो ONGC बनाई गई थी। तो ONGC कब बनी? 1956 में ONGC कंपनी बनी थी जिसका काम है ऑयल का पता लगाना जगह जगह पर जाकर और फिर उसका प्रोडक्शन करना। पहले सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हमने जो ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया था वो आसाम से स्टार्ट किया था, और आसाम में जगह का नाम है डिगबोई से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो डिगबोई इन आसाम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956। आपको देखने को मिलेगा 1956 से पहले हम सबसे ज़्यादा जो तेल निकालते थे वो डिगबोई से ही निकालते थे, मगर उसके बाद तो हम अलग अलग जगह से तेल निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा इंडिया के जो एक्सट्रीम वेस्ट और ईस्ट, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये तो हो जाएगा वेस्टर्न, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न। तो इंडिया के जो वेस्ट वाले जो पोर्शन है और ईस्ट वाले जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नए ऑयल के डिपॉजिट्स अभी हमें मिले हैं। डिपॉजिट मतलब भंडार, ठीक है ना। ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, इंडिया में कहाँ कहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस होता है? आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में 3 जगह आपको याद रखनी है, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, यहाँ पर तेल मिलता है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नवगांव, कोसंबा, लूनेज, यहाँ पर तेल मिलता है। मुंबई हाई है ना, मुंबई से मतलब लगभग 160 किलोमीटर दूर आपको मुंबई हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर तेल मिला था 1973 में, बाहर की तरफ है मुंबई हाई, और यहाँ पर तेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था 1976 में। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर का बेसिन जो है, यहाँ पर भी तेल मिला है। तेल के साथ साथ यहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस भी मिली है, ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज, अब मैंने अभी आपको बताया था पेट्रोलियम ऑयल जो है आपका निकलता है कहाँ से? ज़मीन से। इसको फिर ले जाते हैं हम रिफाइनरी में, और रिफाइनरी में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नाम में यार रिफाइन करना, यार रिफाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्योर करना, उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। तो ऑयल रिफाइनरीज वो जगह होती है जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है और रिफाइनिंग होने के बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ऑयल जो तेल जो मतलब वेल से निकाला जाता है उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, और इस क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। इम्प्योरिटीज मतलब इसमें बहुत सारी गंदगी पाई जाती है। इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको प्योर करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये काम कहाँ पर होता है? रिफाइनरीज में होता है। आपके आसपास भी बहुत सारी रिफाइनरी होंगी, है ना। तो मैं यहाँ मथुरा के पास रहता हूँ, तो मथुरा में भी एक रिफाइनरी है, ठीक है। तो मथुरा में रिफाइनरी है, यहाँ पर भी क्रूड ऑयल की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है। अब ये जो रिफाइनरी है ये 2 टाइप की हैं। तो एक तो है आपकी फील्ड बेस्ड रिफाइनरी और दूसरी है आपकी मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। क्या मतलब है? अगर मान लो इस जगह पे तेल निकल आया है ना, और यहीं बगल में मैंने रिफाइनरी लगा दी, तो ये हो जाएगी फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। और एक रिफाइनरी जहाँ मार्केट है, डिमांड बहुत ज़्यादा है तेल की, वहाँ पर अगर रिफाइनरी लगाई जाए तो उसको हम बोलेंगे मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। तो फील्ड बेस्ड रिफाइनरी का एग्जाम्पल हो जाएगा डिगबोई जो आसाम में है, और मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का एग्जाम्पल हो जाएगा बरौनी, बिहार, मथुरा, ये आपकी ऑयल रिफाइनरी हो जाएंगी जो मार्केट पर आधारित है। जून 2019 तक भारत में लगभग 23 रिफाइनरीज देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा रिफाइनरी का पिक्चर है, दूर से देख सकते हो। अगला है आपका फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जहाँ पे तेल पाया जाता है, तेल के साथ भी नेचुरल गैस पाई जाती है, और अलग से भी गैस के रिजर्व पाए जाते हैं। दोनों चीज़ों में मतलब आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी। गैस के जो रिजर्व होते हैं ये ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? इंडिया में अगर हम देखें ये गैस के रिजर्व कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? नंबर 1 ईस्टर्न कोस्ट है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र का जो ऑफशोर रीजन है, मतलब ऑफशोर का मतलब है किनारे से थोड़ा दूर, यहाँ पर भी आपको तेल के भंडार नेचुरल गैस के भंडार देखने को मिल जाएंगे। अब नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए भी सरकार ने एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम है गेल, और गेल बनी थी आपकी 1984 में। गेल कब बनी थी? 1984 में बनी थी, जिसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1984 में बनी थी, और 1984 में आपको पता हुआ इंदिरा गांधी जी जो थी उनका असैसिनेशन हो गया था, उसी टाइम पर गेल बनी थी। अंडरस्टूड? तो गेल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करना और मार्केटिंग करना नेचुरल गैस की। और एक सर्वे के अनुसार हमें बहुत सारे भंडार मिले रामनाथपुरम तमिलनाडु में, नेचुरल गैस के भंडार मिले। तो ये हुए हमारे
कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हमने देखे फॉसिल फ्यूल्स में हमने देखे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किए हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेवर एग्जॉस्टिंग है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल। और ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये इसके फीचर हो जाएंगे। तीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल इन नेचर, पहली बात तो कभी ख़त्म नहीं होते, बार बार रिन्यू होते रहते हैं। दूसरा, ऐसे रिसोर्सेज के माध्यम से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, सस्ते भी हैं। ठीक है, और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करते। एग्जाम्पल इसका सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हो जाएंगे। पहला इसमें हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस, तो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो न्यूक्लियर मटेरियल के माध्यम से की जाती है। जैसे आपके यूरेनियम, थोरियम, ये न्यूक्लियर मटेरियल है। इनसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनका यूज करते हैं और इससे न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त की जाती है। और आज की डेट में ये एक अच्छा सोर्स है, वायबल मतलब एक उचित सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। क्लीन भी है, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करता है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है, जो पावर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है दैट इज यूरेनियम और थोरियम, और एक होता है प्लूटोनियम। ये है न्यूक्लियर मटेरियल। इनका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ पर यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका इस्तेमाल करते हैं और इनकी रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट से पानी गर्म करते हैं, फिर टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से जनरेटर जोड़ देते हैं और जनरेटर से बिजली बन जाती है। तो कुल मिला के ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो सोर्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ यूरेनियम और थोरियम। इनसे हीट निकलेगी जब इनकी रिएक्शन होगी। हीट का इस्तेमाल पानी को गर्म करने में करेंगे, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से जनरेटर चलेगा और जनरेटर से बिजली बन जाएगी। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे काम चलता है। तो यूरेनियम डिपॉजिट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूरेनियम नहीं पाया जाता है, हम जनरली इसको इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्री से, फिर भी कुछ इसके मतलब इंपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। ये जनरली धारवाड़ रॉक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम डिपॉजिट। कहाँ कहाँ पर मिलेगा? झारखंड में सिंहभूम कॉपर बेल्ट के आसपास मिल जाएगा, राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू के आसपास मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट में और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में यूरेनियम के डिपॉजिट है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने बताया बहुत कम है ना। थोरियम डिपॉजिट की बात करें तो थोरियम जो है एक सैंड में पाया जाता है, उस सैंड का नाम है मोनोजाइट और इल्मेनाइट। इन सैंड में पाया जाता है और ये बीच सैंड है। कहाँ की? केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर आपको थोरियम के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे मोनेजाइट सैंड में। ठीक है, 3 स्टेट्स है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट। 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा मोनोजाइट सैंड पाई जाती है जिसमें थोरियम के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 स्टेट है? यहाँ पर केरला में पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी इस सैंड और जिसमें आपको थोरियम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास, उड़ीसा में महानदी रिवर के पास भी आपको थोरियम के डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 1948 में न्यूक्लियर एनर्जी पर काम स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट भी बनता है 1954 में, ठीक है। तो इन इंडिया ऑल्दो एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन 1948 बट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाज स्टार्टेड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रोम्बे। तो 1948 में तो सरकार ने क्या बना दिया? एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया, मगर एक्चुअलिटी में जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, एक्चुअलिटी में जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी पे जो सरकार ने ज़्यादा फोकस किया था वो 1954 में जब हमने एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बना दिया था ट्रोम्बे में, तब जाके हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। और इसी एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का नाम बदल के कर दिया बार्क। क्या कर दिया? बार्क। कब कर दिया? 1967 में। तो बार्क का मतलब क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। होमी जहांगीर बाबा थे, उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं। एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का नाम क्या कर दिया जाता है? बार्क कर दिया जाता है। और ये फोटो में देख सकते हो आप, बार्क ही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैप की पर्सपेक्टिव से इंडिया में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हैं? तो तारापुर महाराष्ट्र, ध्यान रखना, तारापुर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पर बनता है, तारापुर महाराष्ट्र में। दूसरा राजस्थान में आपका है रावतभाटा। कौन सा है? रावतभाटा है। और तमिलनाडु में यहाँ पे कल्पक्कम है। उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है।
कर्नाटक में आपका तमिलनाडु जो कर्नाटक में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम कैगा है, और गुजरात में आपका ककरापार है। ये हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला है सोलर एनर्जी। सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है दैट इज सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे आपने ऐसी ये देखी होंगी सोलर पैनल, या इनको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इनको पीवी सेल्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स। तो ये फोटोवोल्टेइक सेल क्या करते हैं, सन से आने वाली जो रेज हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और फिर इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो सन की जो रेज हैं वो इन पैनल पे पड़ेंगी, इन पैनल्स को हम बोलते हैं पीवी सेल, और ये उस एनर्जी को यूज करके सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रेडली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ऊपर छत पे लगाओ और बिजली तुरंत मिलने लग जाएगी दिन में जैसे ही सन प्रेजेंट होंगे। सोलर एनर्जी को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। टेप का मतलब होता है यूज करना, एक तो इन सेल्स के माध्यम से जिनको हम फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं, दूसरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सन से मतलब कोई मान लो कोई चीज़ ब्लैक कर दी, और जब उस सन की रेज उस ब्लैक चीज़ पर पड़ेंगे तो वो हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद इससे हम कुछ भी गर्म कर सकते हैं, जैसे पानी गर्म कर दिया है ना, तो उसको हम बोलेंगे सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। जैसे सोलर कुकर भी होते हैं, तो सोलर कुकर में ऊपर कांच का सा कवर रहता है और नीचे ये ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने से क्या होगा, सन की रेज आएंगी तो ये ब्लैक जो कलर है सन की रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे ये कुकर जो है गर्म हो जाता है। तो एक तो इन सेल के माध्यम से हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हीट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सोलर एनर्जी कोल की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव है 7%, और तेल की तुलना में हम कह सकते हैं ऑयल बेस्ड जो प्लांट होते हैं उसमें 10%, मतलब 7% तो ज़्यादा इफेक्टिव है कोल और ऑयल बेस्ड जो प्लांट है, और 10% ज़्यादा इफेक्टिव है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। मतलब इनमें तो कोल वाले में, ऑयल वाले में और न्यूक्लियर वाले में भी फिर भी आपका पॉल्यूशन होगा, मगर सोलर एनर्जी में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा बेटर है। सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, एक तो जो अप्लाइंसेस होती हैं जैसे हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और आपको देखने को मिलेगा ये तो यूज हो जाएगा। वेस्टर्न जो हमारा पार्ट है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट का मतलब ये जो गुजरात राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को डेवलप करने का। अगली एनर्जी है हमारी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में जो विंड चल रही है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब चलती हुई हवा, जैसे हवा इधर चल रही है, तो जब कोई चीज़ ऐसे मूव करती है तो साइंस की भाषा हम कहते हैं कि चलती हुई किसी भी चीज़ के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो विंड की इसी काइनेटिक एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो ब्लेड होती हैं है ना, उसको हम रोटेट करने के लिए। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देखो, तो ये आपने देखेंगे, इनको बोलते हैं विंड मिल। क्या बोलते हैं, विंड मिल। तो हवा जब चलेगी तो हवा की वजह से घूमती हैं, इनके पीछे एक जनरेटर लगा रहता है, वो घूमेगा और जनरेटर से फिर बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो विंड एनर्जी जो है पॉल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी भी विंड आपको पता है खत्म नहीं होती है। यहाँ पे हवा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने बताया था ना, जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हवा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं टर्बाइंस के माध्यम से। ये जो टर्बाइन है इसको हम विंड टर्बाइन भी बोल सकते हैं, है ना। अब भारत में आपको विंड वाला सिस्टम पता ही है, 11th में आपने पढ़ा है। परमानेंट विंड सिस्टम पाया जाता है, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, सीजनल विंड्स जैसे मॉनसून विंड, इनको हम यूज करते हैं विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए ना। ये डायग्राम आपको याद होगा ना, यहाँ पे जैसे ट्रेड विंड वाला ये ITCZ जोन है, यहाँ पे हवाएं यूँ आ रही हैं और कुछ हवाएं ऐसे आ रही हैं, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, परमानेंट विंड बोलते हैं। वेस्टर्लीज, वेस्ट की तरफ से जो विंड चल रही है उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, ईस्ट की तरफ से जो विंड चल रही हैं ईस्टर्लीज बोलते हैं। मॉनसून विंड भी आपको पता होगा, एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, दो विंड हैं, तो ये परमानेंट चलती रहती हैं। इनका हम यूज करते हैं विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए। कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं, कोस्टल एरिया में आपको पता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होती हैं। लैंड टू सी चलती हैं उनको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं, और सी टू लैंड चलती हैं उनको हम बोलते हैं सी ब्रिज। इनका यूज भी हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है, संभावना कहाँ कहाँ पर है विंड एनर्जी की सबसे ज़्यादा, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट एनर्जी टाइडल या वेव एनर्जी। 11th में आपने टाइड्स के बारे में पढ़ा होगा। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू सन एंड मून ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। ठीक है, तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो टाइड से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं
टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट की जो एनर्जी को हम इस्तेमाल करके जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल या वेव एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए थे टाइडल वेव्स को यूज करने के, कि इसको यूज किया जाए और ओशन करंट को भी यूज किया जाए सिंस 17 और 18 सेंचुरी। ओशन करंट क्या होती है? ओशन में पानी जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, ओशन में जो पानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट आपकी हॉट ओशन करंट भी होते हैं, कोल्ड ओशन करंट भी होती हैं। तो ओशन करंट का भी हम यूज करते हैं टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी जनरेट करने के लिए। बड़ी बड़ी टाइड की जो वेव्स हैं ये आपको ज़्यादातर इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। वेस्ट कोस्ट जो है, वेस्ट वाला जो किनारा है, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइड्स आती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची टाइड्स आती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए। इंडिया में इसका बहुत सारा पोटेंशियल है। ये जो हमारे कोस्टल एरिया है यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा संभावनाएं जहाँ पे हम टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, मगर हमारे पास इतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है या टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम इसको अभी इतना ज़्यादा प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये टरबाइन लगी हुई है, ये पावर प्लांट है और ये टाइड्स आ रही हैं, इनसे टरबाइन चलती है और फिर जनरेटर घूमेगा और बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एनर्जी आपकी जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ आपको पता है इसके अंदर हीट पाई जाती है, उसी हीट से पानी गर्म होता है, तो उसका हम यूज करते हैं एज ए जियो थर्मल एनर्जी। यह आपको याद होगा 11th क्लास में, सबसे अंदर कोर अर्थ के, फिर मेंटल और क्रस्ट है, तो ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? इट रेफर्स टू एनर्जी जनरेटेड बाय हीट ऑफ मैग्मा। आपको पता नीचे जो मोल्टन कंडीशन में जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। यही मैग्मा जब अर्थ से बाहर आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान तो इसको हम बोलते हैं लावा। तो ये मैग्मा जो है ये क्या करता है? पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। और पानी गर्म करके ऐसे स्टीम निकलेगी या गीजर्स के रूप में, मतलब यहाँ पे ये चीज़ निकलती है या नीचे से गर्म पानी निकलता है, उसी गर्म पानी का हम यूज करते हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के रूप में। तो इट रेफर्स टू द एनर्जी जनरेटेड बाय हीट ऑफ मैग्मा दैट कम्स ओवर द अर्थ सरफेस फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टेपिंग इट। तो नीचे से जो गर्म पानी आ रहा है ना मैग्मा के कांटेक्ट में होने की वजह से, उसका हम यूज करते हैं बिजली प्रोड्यूस करने में। हॉट वाटर दैट कम्स आउट ऑफ थ्रू गीजर वेल्स इज ऑल्सो यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। नीचे से जो गर्म पानी निकल के आ रहा है इस मैग्मा के कांटेक्ट में आने की वजह से, उसका हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल एनर्जी के रूप में, और इसी को हम पॉपुलरली बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी के रूप में। हॉट स्प्रिंग और गीजर जो है इनको हम मिडीवल टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनको अभी इस्तेमाल करने लगे, बहुत पहले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकर्ण, यहाँ पर एक जियो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट भी लगा रखा है। नीचे से जो पानी निकल रहा है ना गर्म पानी, इसको यूज करके हम बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। फिर इसके ये तो चलो हिमाचल की बात हो गई। वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो पहली बार सक्सेसफुल प्रयास किया गया था बोइस इडाहो यूएसए में 1890 में, और यहाँ पर यही मतलब जियो थर्मल एनर्जी का यूज किया गया था। तो हेयर हॉट वाटर पाइप नेटवर्क वाज बिल्ट टू गिव हीट टू सराउंडिंग बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे एक हॉट वाटर का पाइपलाइन का एक नेटवर्क बिछाया गया था और आसपास की बिल्डिंग्स में उसको यूज कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ हीट की तरह, है ना। नेक्स्ट एनर्जी है बायो एनर्जी। तो जो आपके प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनके वेस्टेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच इंक्लूड एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट। तो कहीं से भी जो वेस्ट आ रहा है ना, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का, चाहे वो घर से आ रहा हो, चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, कहीं का भी हो, उससे जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं उसको हम बायो एनर्जी बोलते हैं। बायो एनर्जी एक बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी कन्वर्जन का, और इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वेस्ट से हम जलाकर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो हीट निकलेगी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट है हम वेस्ट भी कम हो जाएगा और एनर्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी बायो एनर्जी का जब हम यूज करेंगे। साथ के साथ में इससे गांव के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा डेवलपिंग कंट्रीज में, और एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी कम होगा और हमारा सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा, दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और जब हम वेस्ट से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो कोल की हमें नीड कम पड़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोल को भी सेव कर सकते हैं, फ्यूल बोर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्लांट है जहाँ पर वेस्ट से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वो कहाँ पर है, ओखला दिल्ली में, है ना। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है
कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब देखो मिनरल रिसोर्स आपको ये तो पता चल गया होगा बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, खासकर हम किसकी बात करें, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो आपको पता है ये लिमिटेड है। अगर इनको कंजर्व नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन में दिक्कत आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ तरीके निकालें जिससे इनका यूज कम करें और इन पर डिपेंडेंसी हमारी कम कर सकें। तो इनका बेस्ट सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जहां पर हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकें और इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी हम एड्रेस कर सकें, मतलब इन्वायरमेंट में जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको भी सॉल्व कर सकें और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि अपनी इकोनॉमिक नीड्स भी फुलफिल हो जाएँ और नेचर पर भी कम से कम प्रभाव पड़े। ठीक है। Traditional methods of resource use result into generating enormous quantity of waste as well as create other environmental problem। तो पहले जो मेथड है ना, हमारे पुराने जो मेथड हैं उनसे आपको पता है एक तो वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दूसरा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भैया हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना पड़ेगा। अगर अभी आपने रिसोर्स यूज कर लिए तो फ्यूचर जनरेशन क्या इस्तेमाल करेगी, इसलिए रिसोर्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मेथड है हमारे पास, तो मेथड ये हैं, आपको देखने 4-5 मेथड यहाँ पे दे रखें। पहली बात, हमें जो कन्वेंशनल रिसोर्स हैं उनको यूज करना बंद करना पड़ेगा, प्लस इसकी जगह पे हमें कुछ अल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव जैसे अभी हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये आपको पता है कभी खत्म नहीं होगी, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस हैं ये। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनसे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम रिप्लेस कर सकते हैं इनको कन्वेंशनल जो अपने रिसोर्सेस हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से जो बिजली बन रही है उसकी बजाय हम किससे बना सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनसे हम बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं उनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे मेटल्स हैं, कॉपर, लेड, जिंक, इनका जो स्क्रैप मटेरियल है, मतलब कबाड़े के रूप में इनको डाल देते हैं, इसको हमें रीयूज करना चाहिए, बार बार यूज करना चाहिए, है ना। रीयूज करने से क्या होगा कि जो हमारे मिनरल रिसोर्सेस हैं वो हम जो रिजर्व है उसको हम कम से कम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी वाली बात है ना। आप क्या कर सकते हो, जो भी स्क्रैप मटेरियल है उसको बार बार क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। बार बार रीयूज करने से हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लंबे समय तक चलेंगे। साथ के साथ में जो स्केर्स मेटल है, स्केर्स मेटल जो बहुत कम पाए जाते हैं, उनका हमें सब्स्टिट्यूशन निकालने की ज़रूरत है, उनका हमें कोई विकल्प खोजने की ज़रूरत है ताकि मतलब हम इन पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। और साथ के साथ में ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हमारे मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से मतलब यूज कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो इनके एक्सपोर्ट पर हमें बैन लगाने की ज़रूरत है, सो दैट हम इनको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। ये चैप्टर में आधा सा तो मैं डाल चुका हूँ, बचा कुछ ये भी फिनिश हो जाएगा और इसके बाद क्लास 12 की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ते रहें मन लगा के बिंदास तरीके से। ऑल दी वेरी बेस्ट।